उनकी बुआ और जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन विजय लक्ष्मी पंडित के संबंधों में इंदिरा के बचपन से ही तल्खी आ गई थी। कारण था इंदिरा की मां कमला नेहरू। विजय लक्ष्मी का घर का नाम नान था और वो इंदिरा की मां कमला नेहरू से 1 साल छोटी थी। विजय लक्ष्मी अपने भाई जवाहरलाल नेहरू को बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब से 1916 में उनकी शादी हुई थी, वो अपनी भाभी कमला को एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखती थी। विजय लक्ष्मी ही नहीं, बल्कि कमला की सास स्वरूप रानी का भी मानना था कि कमला उनके बेटे जवाहर के लायक नहीं थी। कैथरीन फ्रैंक इंदिरा गांधी की जीवनी द लाइफ ऑफ इंदिरा गांधी में लिखती हैं, कमला को परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ अंग्रेजी फिल्में देखने के लिए नहीं बुलाया जाता था, क्योंकि उनका कहना था कि कमला की अंग्रेजी बहुत कमजोर थी। चीजें तब और बिगड़ने लगी जब जवाहर को घर से दूर जेलों में लंबे समय तक रहना पड़ा। इस बीच कमला का स्वास्थ्य भी तेजी से बिगड़ने लगा। दरअसल नेहरू परिवार की महिलाओं स्वरूप रानी, नान और कमला के बीच नेहरू का समय और स्नेह पाने की होड़ सी लगी थी। कमला इन तीनों में सबसे कम बोलने वाली लेकिन स्वाभिमानी महिला थी। बचपन से इंदिरा खुद देख रही थी कि उनके पिता जवाहरलाल जीवन की आपाधापी में इतने व्यस्त थे कि उन्हें अपनी मां, बहन और पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंधों की भनक भी नहीं थी। विजय लक्ष्मी अपने बड़े भाई जवाहर को बहुत प्यार करती थी। दोनों के शौक एक जैसे थे। दोनों साथ साथ घुड़सवारी करने जाते, एक दूसरे को कविताएं सुनाते और दावतों में भी साथ साथ जाते। पुपुल जयकर इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखती हैं, अचानक विजय लक्ष्मी ने पाया कि एक युवा लड़की ने भाई के बगल में उनकी जगह ले ली है। विजय लक्ष्मी के लिए कमला एक बाहरी व्यक्ति थी। उनमें अपने पति के घर की कर्ता धर्ता बनने का न तो सोफिस्टिकेशन था और न ही काबिलियत। उनको न ही कीमती कपड़ों में कोई दिलचस्पी थी और न ही जेवरातों में। इंदिरा गांधी ने अपनी मां के प्रति उनकी दादी और बुआ के व्यवहार को कभी पसंद नहीं किया। यही नहीं, विजय लक्ष्मी ने कथित रूप से इंदिरा गांधी को कुरूप और मूर्ख कहकर पुकारा। ये बात एक से अधिक बार कही गई और इंदिरा ने खुद इसे अपने कानों से सुना। पुपुल जयकर इंदिरा की जीवनी में लिखती हैं, अपनी उम्र से कहीं लंबी दिखने वाली इंदिरा उस जमाने में बहुत दुबली पतली थी। उन्हें लगता था कि वो बहुत काली हैं। उनकी बुआ के उनके बारे में कहे गए इन शब्दों ने उन्हें बहुत चोट पहुंचाई थी। नान पंडित के इस आकलन के बाद वो अचानक बहुत संजीदा और मूडी किशोर बन गई थी। इन शब्दों के कहे जाने के 50 साल बाद भी ये शब्द उनकी यादों में हमेशा ताजे बने रहे। उन्होंने स्वीकार किया कि इन शब्दों ने न सिर्फ उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी चोट पहुंचाई। वो अंतर्मुखी बन गई और लोगों से दूर रहने लगी। इंदिरा और विजय लक्ष्मी के संबंधों में तल्खी तब और बढ़ी जब इंदिरा ने फिरोज गांधी से शादी करने का फैसला किया। नेहरू के बाद जब इंदिरा ने अपनी मंशा अपनी बुआओं को बताई तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। कृष्णा हटी सिंह ने कहा कि उन्हें और इंतजार करना चाहिए और दूसरे लड़कों से भी मिल लेना चाहिए। उन्हें अपनी पृष्ठभूमि के शख्स से शादी करनी चाहिए। इस पर इंदिरा ने तुनक कर उनसे ही सवाल पूछा, क्यों? आपको राजा भाई से शादी करने का फैसला करने में 10 दिन से भी कम समय लगा। फिरोज को तो मैं बरसों से जानती हूं, तब मैं क्यों इंतजार करूं और दूसरे लड़कों से क्यों मिलूं? जब इंदिरा गांधी ने ये बात विजय लक्ष्मी को बताई तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में इंदिरा से कहा कि बेहतर है कि तुम फिरोज से शादी करने के बजाय एक रोमांटिक रिश्ता रखो। इंदिरा को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने इसे अपने और फिरोज के अपमान के तौर पर लिया। इस प्रसंग के साथ ही आनंद भवन में रहने वाली महिलाओं की जिंदगी और तनावपूर्ण हो गई।
आजादी से कुछ पहले विजयलक्ष्मी पंडित को सोवियत संघ में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। जब वो दिल्ली लौटी तो अपने साथ मिंक का फर कोट लेकर आई। इंदिरा गांधी ने इसकी कड़े शब्दों में आलोचना की। हालांकि ये कोट विजयलक्ष्मी को सोवियत सरकार की तरफ से उपहार में दिया गया था। इंदिरा ने विजयलक्ष्मी पंडित की बेटियों चंद्रलेखा और नयनतारा की अमेरिकी स्कूलों में पढ़ने की भी बुराई की, खासकर उस समय जबकि नेहरू परिवार के कई लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और जेल में थे। सन 1949 में विजयलक्ष्मी पंडित को अमेरिका में भारत का राजदूत बनाया गया। जब नेहरू अमेरिका गए तो उन्होंने ही विभिन्न समारोहों में भाग लेने का नेहरू का कार्यक्रम तय किया। सागरिका घोष अपनी किताब इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में लिखती हैं, यहां भी बुआ और भतीजी के बीच पुरानी दुश्मनी सामने आई। उन्होंने जानबूझकर जवाहरलाल नेहरू के सभी औपचारिक समारोहों से इंदिरा गांधी को दूर रखा, जिसका इंदिरा ने बहुत बुरा माना। वहां इंदिरा गांधी के अकेलेपन को देखते हुए महान परमाणु वैज्ञानिक होमी भाभा उन्हें कई बार रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गए। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि विजयलक्ष्मी और इंदिरा के बीच सब कुछ बुरा ही चल रहा था। हाल ही में प्रकाशित विजयलक्ष्मी पंडित की जीवनी में मनु भगवान लिखते हैं, अपने भाई को लिखे पत्रों में विजयलक्ष्मी हमेशा इंदिरा के बारे में पूछती थी। जब वो ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त बनी तो उन्होंने इंदिरा के बड़े बेटे राजीव गांधी के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने में मदद की। राजीव गांधी को वो बहुत प्यार करती थी। इंदिरा ने भी राजीव का ध्यान रखने के लिए उन्हें शुक्रिया का पत्र लिखा था। नेहरू के निधन के बाद शास्त्री के कैबिनेट में लिए जाने के लिए ये जरूरी था कि इंदिरा संसद के किसी सदन की सदस्य बने। कैथरीन फ्रैंक लिखती हैं, इंदिरा के लिए स्वाभाविक था कि वो उसी संसदीय क्षेत्र फूलपुर से चुनाव लड़ती जहां से उनके पिता सांसद थे, लेकिन विजयलक्ष्मी पंडित वहां से चुनाव लड़ना चाहती थी। हालांकि उन्होंने अपनी भतीजी को साफ कर दिया था कि अगर वो चाहें तो वो उनके लिए वो सीट छोड़ सकती हैं, लेकिन इंदिरा उस समय लोकसभा का उपचुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। इसलिए उन्होंने राज्यसभा के जरिए संसद में पहुंचने का फैसला किया। जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का देहावसान हुआ तो एक क्षण के लिए विजयलक्ष्मी के मन में आया कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए अपना दावा पेश करें। उनकी बहन कृष्णा हटी सिंह अपनी किताब वी नेहरूज में लिखती हैं, मेरी बहन विजयलक्ष्मी उस समय अमेरिका में एक लेक्चर टूर पर थी। वो अपना दौरा रद्द कर तुरंत भारत लौटी। सोवियत संघ और अमेरिका में भारत का राजदूत और ब्रिटेन में उच्चायुक्त का पद संभालने के बाद वो भारत की नामी हस्ती बन गई थी। मुझे लगता है कि उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके पास अच्छा मौका है, लेकिन कामराज ने उनके नाम पर विचार तक नहीं किया। वो विदेश में भले ही मशहूर रही हों, लेकिन उन्होंने अपना हाल का अधिकतर समय भारत से दूर बिताया था। कामराज ने इस पद के लिए इंदिरा गांधी को पसंद किया। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री चुने जाने पर विजयलक्ष्मी पंडित ने जिन शब्दों में बधाई दी, इंदिरा गांधी को वो भी पसंद नहीं आया। जरीर मसानी इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखते हैं, विजयलक्ष्मी ने कहा, इंदिरा में गुण तो हैं, उनको बस अनुभव की जरूरत है। थोड़ा अनुभव लेने के बाद वो एक अच्छी प्रधानमंत्री साबित होंगी। उनकी सेहत कमजोर है, लेकिन साथियों की मदद से वो उस पर काबू पा लेंगी। उनको ये कहते हुए भी उद्धत किया गया कि इंदिरा सरकार अनिर्णय की कैदी है। मनु भगवान लिखते हैं, यहां से विजयलक्ष्मी और इंदिरा के संबंधों में और खटास आनी शुरू हो गई। उन्होंने अपनी बुआ को पूरी तरह से साइडलाइन करना शुरू कर दिया। जब भी वो इंदिरा से मिलने जाती, उन्हें उनकी कठोर चुप्पी का सामना करना पड़ता। कई कोशिशों के बाद भी उनके और इंदिरा के संबंध बेहतर नहीं हो पाए। इंदिरा गांधी की सहयोगी रही उषा भगत अपनी किताब
इंदिरा जी में लिखती हैं, मैंने सोचा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा के विजय लक्ष्मी के प्रति रवैये में परिवर्तन आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक या दो बार जब विजय लक्ष्मी पंडित इंदिरा से मिलने आई तो उन्होंने मुझे निर्देश दिए कि 10 मिनट के बाद आप कमरे में आ जाइएगा। ये शायद इसलिए था क्योंकि इंदिरा विजय लक्ष्मी से बात करने में अपने आप को सहज नहीं पाती थी। इंदिरा की तरफ से संकेत दिए जाने लगे कि वो अब एक अवांछित शख्स हैं। इस बीच लॉर्ड माउंटबेटन ने सलाह दी कि विजय लक्ष्मी पंडित को एक बार फिर ब्रिटेन में भारत का उच्चायुक्त बनाकर भेज दिया जाए। मनु भगवान लिखते हैं, जब एक मुलाकात के दौरान विजय लक्ष्मी ने इस संभावना के बारे में इंदिरा से पूछा तो उन्होंने बहुत साफगोई से जवाब दिया, फूफी, मैं आप पर विश्वास नहीं करती। नान ने उनकी साफगोई की तारीफ करते हुए उनके माथे को चूम कर कहा, चलो तुमने साफ बात तो की। इंदिरा ने पेशकश की कि वो ब्रिटेन के बजाय फ्रांस राजदूत बनकर जाएं क्योंकि वो वहां के राष्ट्रपति डिगॉल को जानती थी, लेकिन नान ने वो पेशकश स्वीकार नहीं की। उन्होंने लोकसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और देहरादून में बसने का फैसला कर लिया। जब 1977 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाई और लोकसभा चुनाव की घोषणा की, तब जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके ठीक 10 दिन बाद इंदिरा की बुआ विजय लक्ष्मी पंडित ने भी राजनीतिक संन्यास से बाहर आकर जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया। एक सार्वजनिक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि इंदिरा और आपातकाल ने जनतांत्रिक संस्थाओं को कुचल कर रख दिया है। शिकागो टाइम्स ने उनकी घोषणा का स्वागत करते हुए इंदिरा गांधी को आगाह किया कि वो अपनी बुआ को कम मत आंकें। उनमें इंदिरा गांधी को कड़ी टक्कर देने की क्षमता है। अटल बिहारी वाजपेयी और शाही इमाम के साथ उन्होंने आज़ादी की लड़ाई की तर्ज पर एक अंतर धार्मिक गठबंधन बनाने की कोशिश की। दरअसल विजय लक्ष्मी उम्मीद कर रही थीं कि इंदिरा की हार के बाद वो राजनीति में फिर से वापसी करेंगी। उन्हें उम्मीद थी कि मोरारजी देसाई शायद उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाने के बारे में सोचेंगे, लेकिन ये बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से कही नहीं। चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकारों की तरफ से इस तरह की अटकलें जरूर लगाई गई। बाद में अपनी आत्मकथा द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस में उन्होंने लिखा, मैं और इंदिरा पारिवारिक पृष्ठभूमि और पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से एक ही तबके से आते थे। मानवाधिकारों और पीड़ितों की आज़ादी के बारे में हमारे विचार एक जैसे हुआ करते थे, लेकिन जब वो अपने रास्ते से भटकी तो उनका विरोध करना मेरे लिए लाजमी हो गया। मेरा मानना था कि एक व्यक्ति के प्रति प्यार को अपने मूल्यों से हमेशा अलग रखना चाहिए। मैंने हमेशा पूरी ताकत से ऐसा करने की कोशिश की। चुनाव परिणाम के कई हफ्तों बाद जब मैं उससे मिलने गई तो मैंने उसे गले लगाया और लिपट कर रोई भी। रोना मुझे इस बात पर आया कि अपने शिखर पर पहुंच जाने के बाद मेरी बच्ची से ऐसी गलती क्यों हुई। इंदिरा की सबसे बड़ी गलती थी अपने बेटे को बढ़ावा देना और उसे ये सोचने की अनुमति देना कि वो एक तरह का राजकुमार है। लेकिन इंदिरा के मन में अपनी बुआ के प्रति गुस्से में कभी कोई कमी नहीं आई। जब सन 1970 में इंदिरा गांधी ने अपने पैतृक निवास आनंद भवन को राष्ट्र को देने की घोषणा की तो विजय लक्ष्मी ने इच्छा प्रकट की कि वो ऐसा होने से पहले एक रात आनंद भवन में बिताना चाहती हैं। इंदिरा गांधी ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। ये गुस्सा इस हद तक था कि जब सन 1974 में जब उनके बेटे संजय गांधी की शादी हुई तो उन्होंने विजय लक्ष्मी पंडित को आमंत्रित तक नहीं किया।